हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन पोरवाल मैम क्लास। और स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। तो आज हमारा जो चैप्टर है कृतिका से, अभी तक हमारे जो चैप्टर चल रहे थे वो चल रहे थे क्षितिज से, पर आज हमारा जो चैप्टर है ये है कृतिका का मेरे संग की औरतें। तो ये जो चैप्टर है मृदुला कुमारी द्वारा राइट किया हुआ है। उन्होंने ये निबंध एक तरीके से जो उन्होंने लिखा है, इसमें उन्होंने अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी दादी सभी के बारे में कुछ कुछ दिया हुआ है। तो जो पहला ये तो ये जो चैप्टर है ये राइटर जो लेखिका है मृदुला कुमारी गर्ग, इन्होंने इसमें अपनी नानी, दादी और अपनी माँ के बारे में बताया। तो ये एक आत्मकथा पर लिखा हुआ एक निबंध है। आत्मकथा जिसमें यानी व्यक्ति अपने बारे में बताता, अपने जीवन में घटित जो जो घटनाएं होती हैं वो सब के बारे में बताया हुआ है। तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स आज कुछ ज़्यादा हैं, 12 पॉइंट्स हैं। पहला है लेखिका की स्वतंत्र प्रिय नानी, यानी कि इस वाली हेडिंग में नानी के बारे में पता चलेगा। दूसरा है लेखिका की माँ का वैवाहिक जीवन, यानी इसमें उन्होंने अपनी माँ के वैवाहिक जीवन में जो भी उनकी घटनाएं थी, उनका वैवाहिक जीवन कैसा था, अच्छा था, बुरा था, वो सब बताया हुआ है। माँ का विशिष्ट व्यवहार, उनके माँ का जो व्यवहार था वो किस टाइप का था। निजता का प्रोत्साहन, यानी वो निजता यानी प्राइवेसी को कितना ध्यान देती थी अपने। लेखिका की परदादी, अब जैसे यहाँ पर उन्होंने नानी के बारे में बताया, माँ के बारे में बताया, अब है क्या है उनकी परदादी, यानी दादी की सास, परदादी। लेखिका पर अपने पूर्वजों का प्रभाव, यानी जो लेखिका के पूर्वज थे, दादी बाबा जो भी होते हैं परदादी, उनके क्या क्या उन पर प्रभाव थे, लक्षण थे, वो सब। अब लेखिका के भाई बहन, इसमें दिया हुआ है लेखिका के कितने भाई बहन थे, अपने किस्म की रेणु, दबंग, इस तरीके से हमने करके यहाँ 12 पॉइंट ये राइट किए। तो एक एक करके पॉइंट्स, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है। अब चार मतलब जितने भी जो चैप्टर आएंगे क्या है वो लेंथी ही आएंगे। इसमें कृतिका में चैप्टर सारे लेंथी। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। लेखिका की स्वतंत्रता प्रिय नानी, जो मतलब राइटर की जो नानी थी उन्हें आज़ादी बहुत पसंद थी, पर उनके जो नाना जी थे, नाना मतलब अंग्रेजों के अंडर में काम करते थे और नानी रहती थी सिंपल सादा जीवन व्यतीत करती थी, पर उनकी जो सोच थी, विचार थी, उसके बारे में उनके नाना जी तक को पता नहीं था कि उनकी नानी किस धारणा वाली है। तो यही हम इस हेडिंग में पता करेंगे। चलिए, हम लेखिका की नानी, लेखिका के जन्म से पहले ही उनका देहांत हो गया था नानी का, तो लेखिका ने अपनी नानी को नहीं देखा, इसलिए लेखिका ने उनसे कोई कहानी नहीं सुनी। इसीलिए शायद लेखिका कहानी लिखने का कार्य करती हैं ताकि वो औरों को कहानी सुना सके। परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी है। तो यहाँ पर वो अपनी नानी की कहानी के बारे में बता रही हैं। वह जीवन भर अनपढ़ पर्दानशी रही। अनपढ़ पर्दानशी मतलब पर्दे में रहने वाली, ठीक है। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे एक व्यक्ति से हुई थी। उनके जो नाना जी थे वो थोड़े मतलब उस जमाने के हिसाब से वो फिरंगियों में जैसे अंग्रेजों के संग उनका उठना बैठना था, यानी कि विलायती रंग में, अंग्रेजों जैसे ठाट बाट के ज्यादा शौकीन थे वो, तो विलायती रंग में रंगे हुए थे। जब उसके पति रंगे हुए व्यक्ति थे, पर उनके पति विश्वविद्यालय कैब्रिज में बैरिस्ट्री पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे। यहाँ किसकी बात हो रही है? लेखिका के नाना के बारे में। तब भी नानी अपने अनुसारी जीवन जीती थी। जब जो कि हस्बैंड विलायती रंग में रंग चुके थे, बैरिस्ट्री यानी वकालत करके आए, पर जो नानी थी वो अपना सिंपल साधा जीवन ही जी रही थी, मतलब पर्दे में रहना, घूंघट वगैरह करके सिंपल सादा जीवन था उनका। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी भी विरोध नहीं किया। तो उन्हें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि पति किस टाइप से रह रहे, विलायती रंग में रह रहे हैं, वो एक साधारण जीवन में, तो उन्होंने इस चीज का कभी विरोध नहीं किया। परंतु जब उन्हें अपनी मृत्यु नजदीक लगने लगी तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलाया। जब इनकी नानी को लगा कि अब उनकी मृत्यु होने वाली है तो उन्होंने अपने पति से कहा, उस समय के जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी प्यारेलाल, उनको अपने घर बुलवाया।
अब सोचिए जरा, जब इंसान की मृत्यु निकट आती है तो वो सबसे पहले उस इंसान को बुलाता है जो उससे वो अपने मतलब जो भी उसके अंदर ऐसे व्यक्ति बुलाते हैं जैसे उसके अंदर क्या अगर कोई राज है या दुख हो या जिम्मेदारी देना चाहता है। अंत समय में कोई खास व्यक्ति को ही बुलाता है। तो आप सोचिए उनकी नानी अपने पति से कोई चीज ना कहकर पति के द्वारा किसी एक दूसरे आदमी को, क्रांतिकारी आदमी को बुला रही हैं। तो यानी यहाँ पता चलता है कि मतलब उन्हें अपने मतलब पति से ना कह के ऐसे व्यक्ति से कहे जिसपे उन्हें यकीन होगा कि वो जो बात कहना चाहती है उनके पति नहीं करेंगे, वो व्यक्ति उस जिम्मेदारी को निभा सकता है। तो प्यारेलाल क्रांतिकारी जी को यहाँ पर बुलाया जाता है और कहती हैं कि उसकी लड़की के लिए होने वाला वर कोई क्रांतिकारी ही होना चाहिए, क्रांतिकारी ही होना चाहिए। मतलब ये बात उन्होंने अपने पति से ना कहकर एक प्यारेलाल जो क्रांतिकारी थे उनसे कही कि उनके बाद उनकी बेटी का जो भी मतलब लड़का ढूंढा जाए शादी के लिए तो वो कैसा होना चाहिए, क्रांतिकारी। क्यों कहा? इसका ही रीजन हो सकता है क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो थे फिरंगी रंग में रंगे हुए, और जो खुद अंग्रेजों के अंडर में काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो क्रांतिकारी तो ढूंढेगा नहीं। क्रांतिकारी होते हैं अंग्रेजों के विरोधी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है तो उन्होंने अपने पति से ना कहकर एक क्रांतिकारी से कहा कि उन्हें अपनी बेटी के लिए जो वर चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक क्रांतिकारी होना चाहिए जो अंग्रेज साहबों का फरमाबंददार ना हो, यानी उनके ऑर्डरों पे ना चले, गुलाम ना हो। उसकी इस इच्छा से उसके आजाद ख्यालों का अनुमान सहज रूप से लगाया जाता। मतलब उनके जो ख्यालात है इससे इस बात से पता चले कि मतलब वो घूंघट में रहती थी, घरेलू बिल्कुल जैसे आमतौर पर जैसी हाउसवाइफ होती वैसी घरेलू साधारण जीवन जीती थी। पर उनका ये विचार सुनकर देश के प्रति मतलब वो चाहती थी कि क्रांतिकारी ही चाहिए जो देश के लिए लड़ रहा हो, एक गुलाम नहीं चाहिए अंग्रेजों का। तो यहाँ पता चलता है कि उनका जो सोच थी वो स्वतंत्र ख्याल की थी। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह अकिंचन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं बेहतर है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी के गुलाम बनने से अच्छा तो एक क्रांतिकारी का जीवन जीना ही बेहतर है। तो यहाँ पर तो लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बताया कि नानी एक साधारण महिला होते हुए भी उन्हें अंग्रेजों की गुलामी पसंद नहीं थी। वरना बहुत से लोग हैं तो उन्हें तो आम खाने से मतलब, गुठलियां गिनने से क्या मतलब, हमें क्या करना, घर में रहना है, हमें अपने चौका चूल्हे से मतलब, बच्चों से मतलब, हमें क्या मतलब बाहर किसकी सड़क चल रही है, कौन क्या कर रहा। पर नहीं, उन्हें रहती जरूर जीवन साधारण बिता रही थी पर इतना उनको भी मालूम था कि क्या चीज हमारे देश के लिए अच्छी है। ठीक, अब यहाँ पर हम करते हैं लेखिका के माँ का वैवाहिक जीवन। तो यहाँ पर तो जो उनकी माँ थी जब मरने के पास निकट आ रही थी, उनकी मृत्यु निकट आई थी, तो वो अपनी बेटी की विवाह के लिए बात करती हैं। तो अगला पॉइंट अब उसी के आगे का है, यानी कि लेखिका की माँ। ठीक है, तो लेखिका की माँ के बारे में, लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई। उसे आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। इनकी शादी जिस व्यक्ति से, वो एक पढ़ा लिखा तो था और आईसीएससी की तैयारी कर रहे थे, पर क्रांतिकारी आंदोलन होने के कारण, क्रांतिकारी होने के कारण उन्हें इस परीक्षा में बैठने से मना कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि उस समय चल रहा था अंग्रेजों का शासन और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि कोई भी हिंदू विरोधी व्यक्ति जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे हो उनके बराबर में आके खड़ा करे, सरकारी नौकरी मिले, उनके अंडर में रहे। इस तरीके से उनके पास पुश्तैनी धन नहीं था। मतलब जो व्यक्ति था वो एक साधारण व्यक्ति, तो उनके पास कोई पुश्तैनी घर मकान नहीं था, धन भी नहीं था। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। जो लेखिका की माँ थी, यानी उन्हें फिर अब मजबूरी हो के, पति क्रांतिकारी थे, माँ पहले से ही क्रांतिकारी स्वभाव वाली थी, उन्हें गांधी जी के आदर्श पसंद थे, तो फिर लेखिका की माँ के पास कोई और रास्ता नहीं रहा, तो वो भी इसी रास्ते पे चल दी। वे मतलब जो लेखिका की माँ थी शरीर से इतनी पतली दुबली थी कि खादी की साड़ी, उस टाइम में खादी के वस्त्र चलते थे क्योंकि स्वदेशी अपनाना था, तो जो खादी की मतलब साड़ी पहनकर उसे संभालना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था। और जो लेखिका की दादी थी, यानी कि माँ की जो सास हुई,
वो उनको इसकी मतलब जो शारीरिक धारणा बोली जाए, शारीरिक जो क्षमता थी वो बड़ी कमजोर थी, शरीर से दुर्बल थी। तो उसको लेकर उनकी दादी जो मजाक उड़ाया करती थी लेखिका की दादी। लेखिका की माँ का अपनी ससुराल में पूरा रोब दाब था। उनके दो प्रमुख कारण थे। लेखिका का माँ का अपने ससुराल में पूरा रोब था। दो कारण थे। पहला, ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेजों से प्रभावित थे, भले उनका लड़का खाली जेब क्रांति करता हो। मतलब जो ससुराल थी, लड़का तो क्रांतिकारी मिला जैसे कि इनकी नानी चाहती थी, पर जो ससुराल मिली वो थी अंग्रेजों की भक्त। ठीक है ना। तो ससुराल भी अंग्रेजों की भक्त और जो बहू आई है वो भी अंग्रेजों की भक्त, पर जिस व्यक्ति से शादी हुई है वो अंग्रेजों के विरुद्ध था। ठीक है ना। तो यहाँ पर उनका रोप चलता था, क्योंकि जैसे में तैसे आकर मिल गए। पर जो लड़का था यानी कि लेखिका के पिता, वो क्या थे, एक क्रांतिकारी, जेब क्रांतिकारी रहे। किंतु घर में दबदबा अंग्रेजी भक्त ससुर का चलता था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिर्फ लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परिकथा या रोमांचा पैदा करता है। अब सोचो जरा, ऐसे एक क्रांतिकारी की पत्नी आ गई, मतलब लड़का क्रांतिकारी और पत्नी आई है, वो कैसे आई है, अंग्रेजों को, मतलब अंग्रेजों की भक्त आई है। तो ये सब चीजें वहां पे क्या चलती थी, आए दिन घर में थोड़े बहुत ड्रामे होते रहते थे। दूसरा पॉइंट है, लेखिका की माँ की शख्सियत बहुत प्रभावी थी। वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार थी। इसलिए कोई उन्हें घर के सामान्य काम काज भी करने को नहीं कहता था। उनकी तो सलाह भर भी ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। उनकी सास ही नहीं, जेठानियां, स्वयं पति भी उनकी घर गृहस्थी का काम खुद संभाल लेते थे। मतलब जो उनकी माँ थी वो पढ़ी लिखी तो थी, तो उनकी घर में इतना तो उनकी मतलब राय ऐसे ली जाती थी, घर के काम काजों के अलावा बाहर के काम काजों में भी उनकी राय ली जाती थी। उनके पति भी राय लेते थे, सास ससुर लो जेठानियां सभी उनकी राय को लेकर घर में कार्य हुआ करते थे। इससे उनके घर में पता चलता है कि उनकी माँ का घर में कितना दबदबा था। अब है माँ का विशिष्ट व्यवहार। क्या है यहाँ पर, माँ का विशिष्ट व्यवहार। लेखिका की माँ में आजादी का जुनून बहुत था, किंतु वह उसे अपने ही आजाद ख्यालों से निभाती थी। मतलब देश में आजाद होना तो सभी चाहते थे, पर वो इस तरीके से नहीं जैसे और लोग क्रांतिकारी बनकर करते। वो चाहती तो थी, पर उस ख्याल को अपने तरीके से निभा रही थी कि देश आजाद तो हो, आजादी उन्हें भी पसंद थी, पर हर व्यक्ति का हर कार्य को करने का अलग अलग ढंग होता है। ये नहीं कि सभी एक तरीके से एक ही काम को करें, हर व्यक्ति एक काम को अलग अलग तरीके से करता है। तो माँ भी चाहती तो थी देश को आजाद कराना, पर जो उनका तरीका था क्रांतिकारियों के तरीके से ना होकर उनका तरीका जो था वो थोड़ा अलग था। वे आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने ना तो कभी बच्चों की को लाड़ प्यार किया और ना ही खाना पकाया, न घर बार संभाला। उनका प्रमुख कारण था कि उनकी इन कामों में क्या थी, रुचि बिल्कुल नहीं थी। दूसरा कारण था बीमारी। उनका अधिकांश समय किताब पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में बीत जाता था। घर में हिसाब से कुछ भी काम ना करने पर भी कोई उनका नाम नहीं रखता था। सब उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। उसके 3 कारण थे। मतलब ये सोचिए, आज के टाइम में अगर कोई घर की बहू काम ना करे तो घर में बवाल आ जाते हैं, बहुत बड़े बड़े तूफान आने लगते हैं। तो ये उस समय की बात है, देश आजाद भी नहीं हुआ था। तो अब घर की बहू काम नहीं करती थी, ना उन्होंने कभी खाना बनाया, ना अपने बच्चों का कोई कार्य किया। उनका कार्य सिर्फ होता था किताबों को पढ़ना, संगीत सुनना, बातचीत करना, साहित्य पर चर्चा आदि करना। इतना सब होने के बावजूद भी कभी कोई उनके किसी भी काम पर उंगली नहीं उठाना था। 3 रीजन थे। अब एक तो साहबी खानदान से होना, मतलब वो जिस परिवार की थी वो साहबी खानदान था, क्योंकि इनके पिता तो अंग्रेजों के उसमें थे ही। दूसरा, कभी झूठ ना बोलना, तो उन्होंने कभी झूठ नहीं, क्योंकि इसमें उनके माँ के संस्कार दिखाई देते। तीसरा है एक
कि गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट ना करना। मतलब बहुत सी चीजें क्या होती है, लोग चुगली करते हैं, इधर की सुन ली उधर कर ली कि वो आपके बारे में ऐसा कर रहा था वो वैसे कर। तो ये चीज उनकी नहीं थी, एक की बात सुनकर दूसरे के सामने प्रकट करने। तो इस कारण उनका मतलब उनके प्रति घर में सभी को श्रद्धा का भाव था। अब हमारा यहाँ पे जाता है चौथा पॉइंट, आता है निजता को प्रोत्साहन। लेखिका की पहरेदारी भी लेखिका के घर में सभी को निजता की पूरी छूट थी। किसी एक की चिट्ठी आती थी तो दूसरा उसमें यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इसी छूट के कारण लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में आ गए। यानी उनके परिवार मतलब कोई किसी के काम में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता था, प्राइवेसी की पूरी उनके घर में छूट दी गई थी। कोई किसी से ये नहीं पूछता था कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या करना, जिसको जो करना पूरी आजादी है। अगला पॉइंट है लेखिका की परदादी का रहस्य। तो यहाँ नानी हो गई, माँ हो गई, हमें परदादी। लेखिका की माँ का प्रभाव इतना लेखिका की परदादी भी लीक से परे चलने वाली औरत थी। लीक से मतलब कभी पॉइंट पे ना चल के। उनसे मंदिर में जाकर मन्नत मानी कि उनकी पोतहू को पहला बच्चा लड़का ना होकर लड़की हो। उन्होंने अपनी इस मन्नत की बड़े समाज में घोषणा भी कर दी और हर रोज मंदिर में जाकर मन्नत दोहराया करती। इसका कोई कारण किसी को समझ नहीं आया और उन्होंने भी अपने मुंह में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए आज तक उनकी यह मन्नत रहस्य बनी हुई है। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुनते हैं, जो यही हुआ। घर में पहला शिशु लड़की हुई। भगवान इस अद्भुत इच्छा से शायद इतने घबरा गए कि एक नहीं, एक के बाद 5 कन्याएं जन्मी। मतलब जो इनकी दादी थी, दादी का बोलते हैं कि मन्नत मांगती थी कि उनके घर में जो उनकी बहू की पहली संतान हो वो क्या हो, एक लड़की हो। मोस्टली क्या मांगती हैं सासें कि लड़का हो, पर वो लड़की मांगती थी। तो लोग ये कहते हैं कि भगवान उनसे इतने प्रसन्न हो गए कि एक नहीं 5 लड़कियों। पर उन लड़कियों को उस लड़की को मांगने का रीजन क्या था, ये उन्होंने कभी नहीं बताया उनकी दादी ने। अब लेखिका पर अपने पूर्वजों का प्रभाव। तो पूर्वजों का प्रभाव उनकी दादी हो गई, थोड़ा पापा का, सबका थोड़ा थोड़ा असर तो आता है। ये तो देखिए, लेखिका की माँ का प्रभाव इतना था कि एक चोर भी उनके सामने पकड़ कर भला इंसान बन गया हुआ कि ये एक रात घर के सारे मर्द बारात में चले गए। सारी औरतें सर धजकर रत जगह मनाने आकर इकट्ठी हो गईं। नाच गाने और ढोलक के शोर में एक चोर घर में घुस गया। संयोग से वह उस कमरे में आ घुसा जहां शोर से बचने के लिए लेखिका की माँ सोई हुई थी। चोर के पांवों की आहट से माँ की नींद खुल गई। माँ ने पूछा, कौन? चोर बोला, जी मैं। माँ ने कहा, पानी पिला। यह कहकर उसने अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं से पानी भरने को कहा। बोली, पर देख, कपड़ा कसकर बांध रखियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर चोर घबरा गया। उसने सोचा कि माँ ने उसके मुंह पर बंधा कपड़ा और कमर में बंधी भाग देख ली है, मतलब बंधा हुआ भाग देख लिया है। माँ ने फिर कहा, जल्दी पानी ला। चोर बोला, पर मैं तो चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? माँ ने कहा, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? ऐसा चोर अकबकाया कि नानी की पानी भरने चल दिया। वह पकड़ा गया। तब से उसने चोरी छोड़कर खेती का धंधा अपना लिया। मतलब ये उस रात का किस्सा है, एक बार का किस्सा है जब लेखिका के घर के सभी लोग कहीं बारात में शादी में गए हुए थे और घर की जो महिलाएं थी, रात में होता है ना जब बारात में सब घर के जेंट्स जाते हैं तो महिलाएं कुछ गीत संगीत करती हैं, कुछ नौटंकियां सी होती हैं।
तो वही करने की तैयारी हो रही थी। तो जो माँ थी इनकी ज़्यादा इन चीज़ों में थी ही नहीं, तो वो एकांत ढूंढने के लिए कमरे में जा घुसी। इत्तेफाक से चोर भी उसी कमरे में आ गया। अब माँ की जब नींद खुली तो उन्होंने पूछा कौन चोर बोलता है कि मैं। अब मैं चोर हूँ। अब चोर जाहिर सी बात है, तो चोर के मुंह पर भी कपड़ा बंधा होगा और कमर में रस्सी बंधी होगी, ठीक है ना। तो माँ आहट मतलब सुनकर कहती है कि मुझे पानी दे। पानी देने के लिए पास में जो खाली लोटा था वो उसे पकड़ा दे, तो पर वो कहती नहीं, कुएं से जाके भर के ला। मतलब जो रस्सी बंधी है रस्सी से भरना और मुंह पे जो कपड़ा बंधा है उससे छानना। मतलब पानी भरकर लाना नहीं था, ये उसको एक सबक सिखाना था। अब वो चोर खुद डर गया कि मतलब इनको कैसे पता कि मेरी कमर में रस्सी और मुंह पे कपड़ा है। तो जाहिर सी बात है चोर खुले हम तो ऐसे आएंगे नहीं, तो रस्सी भी बंधी होगी, मुंह पे कपड़ा तो बंधा ही बंधा होना है। तो चोर क्या होता है, डर जाता है घबराहट में, और जैसे ही वो पानी भरने के लिए जाता है सोचता है कि बाकी में ना पानी पीना, तो वहाँ क्या होता है वो पकड़ लिया जाता है। और अंत में वो चोरी का काम छोड़ के क्या करने लगता है, खेती बाड़ी। अब हमारा अगला पॉइंट है लेखिका के भाई बहन। लेखिका के भाई बहन, शायद परदादी की मन्नत के कारण लेखिका और उनकी चारों बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई, बल्कि उन सब ने किसी लीक पर चलने से इनकार कर दिया। उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल भगत। इन्हीं ने के लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी। इन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण कर लिया और प्रसिद्ध लेखिका बनी। दूसरी कन्या थी मृदुला गर्ग, अर्थात लेखिका स्वयं। इन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम में जोड़ लिया। लोग हैरानी से पूछते हैं कि इन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों ही बदल लिया। लेखिका कहती है कि नाम ना बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आता, इसलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन गौरी उस चित्रा लेखन नहीं करती थी। चौथी बहन रेणु भी नहीं लिखती थी। पांचवी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती थी तथा छोटा भाई राजीव हिंदी का लेखक है। इन चारों को उसका सारा खानदान पढ़ाता है। लेखिका को यह बात अच्छी नहीं लगी कि उसके ससुराल वाले उसका लिखा नहीं पढ़ते, परंतु बाद में इसके लाभ भी पता चले। जो लेखिका के भाई बहन थे उनकी जैसे बताया कि लेखिका की जो 4 और बहनें थी, मतलब वो उनमें से 3 बहनें लिखने का काम करती थी और 2 बहनें नहीं करती थी। तो जो सबसे बड़ी जो बहन थी उन्होंने शादी के बाद जैन धर्म अपना लिया, और लेखिका ने जो दूसरे नंबर की थी वो स्वयं कौन थी, लेखिका थी, यानी कि मृदुला गर्ग। अच्छा, ये 5 बहनें होने के बावजूद भी लोग इन पे अचंभित क्यों नहीं होते थे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये क्योंकि मन्नत द्वारा मांगी गई थी। किसी के घर में अगर 2 या 3 लड़कियां हो जाए तो ही लोगों को बड़ी टेंशन हो जाती है, जैसे वही अब उनको खिला रहे हैं, वही उनको पाल रहे हैं। पर इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये मांगी गई थी, ईश्वर से प्रार्थना दुआ की गई थी इनके लिए। अब है अपने किस्म की रेणु लेखिका की 2 बहनें जो लेखिका नहीं बनी। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अपने किस्म की रेणु। मतलब बाकी की बहनें थी वो हिंदी में लिखती थी, कुछ इंग्लिश में लिखती थी, जो रेणु थी अब ये अपने किस्म में थी। लेखिका की 2 बहनें जो लेखिका नहीं बनी, उनमें से अधिक स्वतंत्र और दबंग थी। वे अपने अनुसार जीना चाहती थी। गर्मियों में स्कूल से वापसी के समय उनके पिता उन्हें लिवाने के लिए गाड़ी भेज दिया करते थे। अचला तो उसमें बैठ जाती थी, किंतु रेणु पैदल आती थी। वह कहती थी थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है। इसी कारण बीए की परीक्षा देने के समय भी वह अड़ गई। बोली, परीक्षा देने का फायदा बताओ। सभी ने अपनी अपनी तरह से समझाया। पिता ने कहा, इससे नौकरी कर सकोगी, शादी
कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, आदि आदि, किंतु वह ना मानी। अंत में पिता ने आदेश दिया कि मैं कह रहा हूं करो। तब उसने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए जैसे तैसे बीए की परीक्षा की। वह सच बोलने में मां से 2 कदम आगे थी, इसलिए उसका सच सुनकर लोग हंस पड़ते। जब कोई भी उसे इत्र भेंट करता तो वह कहती नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। मतलब इसमें जिस रेणु के बारे में बात की जा रही है, ये थोड़ी अपने इच्छा अनुसार चलने वाली थी। मतलब एक होता है जो परिवार को देख के करते कंडीशन देख, पर ये क्या थी, अपनी थोड़ी इच्छा अनुसार करना, जैसा इनको करना चाहती थी ये उसी प्रकार से ये जीती थी। तो जैसे ही बोला गया कि बीए की परीक्षा के लिए इनको सबने समझाया पर इन्होंने नहीं किया। जब रीजन बताए गए करने के तब भी ये तैयार नहीं। उसके बाद जब इन्हें ये पूर्ण रूप से पिता ने आदेश दे दिया कि करना है, तब जाके इन्होंने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए इन्होंने बीए की परीक्षा दी। तो यहाँ तो रेणु हो गई। अब जो दूसरी बहन थी वो थी चित्रा। चित्रा लेखिका की तीसरे नंबर की बहन चित्रा भी दबंग थी, यानी रेणु और चित्रा, जो कि लिखती नहीं थी। वह मन में आई बात करके ही मानती थी। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से अधिक ध्यान औरों को पढ़ाने में लगाती थी। इसके लिए अपने अंक अपने शागिर्दों से कम आते थे। मतलब वो खुद कम पढ़ती थी और दूसरों को ज्यादा पढ़ाती थी, तो हमेशा उसके कम मार्क्स आते थे और दूसरों के ज्यादा आते थे। शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में ऐलान कर दिया कि वह शादी तो उसी से करेगी। खुद लड़के को भी इस बात का पता नहीं था। समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और यह भी कह दिया कि वह जो सोच लेती है उसे करके ही दम लेती है। परिणाम स्वरूप लड़के ने हथियार डाल दिए, शादी हो गई। सबसे छोटी बहन ने ठीक से पढ़ाई लिखाई की, पिता की इच्छा अनुसार शादी की। वह लीक पर ही चलती प्रतीत हुई, परंतु 30 वर्ष की उम्र में उसने भी लीक से विद्रोह किया और लेखिका बन गई। तो यहाँ पे उनकी बहनों के बारे में बताया गया कि बहनें कैसे कैसे थी। ठीक, अगला पॉइंट हमारा दृढ़ संकल्प सबका स्वाभाविक गुण। सभी बहनों में लीक से हटने का गुण है। मतलब पॉइंट से सभी बहनें, समय के हिसाब से इंसान सोचकर तो बहुत कुछ चलता है, पर क्या है, समय और परिस्थितियां हर इंसान को उसके रास्ते से भटका देती हैं। समय के हिसाब से लोग बदल भी जाते हैं, रास्ते भी बदल लेते हैं। तो यहाँ पर भी इस कहानी में भी, इस निबंध में भी थोड़ी यही कंडीशन आई है कि कुछ लोग तो चले ही नहीं शुरू से, और जो चले तो समय के हिसाब से उन्हें भी अपना रास्ता बदलना पड़ा। तो यहाँ पर है, सभी बहनों में लीक से हटने का गुण है, परंतु घर गृहस्थी और विवाह के परंपरागत तरीके को किसी ने नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना काफी है। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक छोटे से कस्बे डालमिया नगर में पहुंची। वहां नर नारी की प्रतियोगिता इतनी हावी थी कि पिक्चर में भी नर नारी अलग बैठते थे। इसी डालमिया नगर में लेखिका ने कोशिश करके कुछ शादीशुदा औरतों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में अभिनय करें। उन्होंने 4 साल तक कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। मतलब जब वो अपने जीवन में एक बार बिहार गई होंगी लेखिका, जब बिहार में जाके उन्होंने वहां का माहौल देखा कि वहां पे औरतों को लेके इतनी पर्दा प्रथा थी कि फोटो भी अगर हस्बैंड वाइफ खिंचाते थे तो पास तो होते थे, पर उनके बीच में गैप होता था, साथ साथ नहीं बैठते थे। तो ये देखकर अब उनके मन में आया तो पहले तो यहाँ से ये चीज दूर करनी है। तो जब घर में ही महिलाओं को इतनी बंदिशें होती थी तो उनको दूर करने के लिए तो पहले उन्होंने कुछ महिलाओं को जागृत किया और कहा घर से बाहर के मर्दों के साथ किसके लिए प्रेरित किया, नाटक करने की। जो नाटक होते हैं ना, नुक्कड़ नाटक, लोगों को कुछ शिक्षा देने के लिए, तो ऐसे नाटकों में अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। और इन नाटकों के द्वारा उन्होंने कुछ धन संचय भी किया राहत कोष के लिए। अब कर्नाटक में विश्वविद्यालय
निर्माण। अब यहाँ पे बिहार का हो गया। अब उनका है लास्ट पॉइंट, हमारा नहीं, लास्ट नहीं, अभी एक और है, 11 पॉइंट है, कर्नाटक में विश्वविद्यालय। लेखिका कर्नाटक में एक छोटे से कस्बे में बागलकोट में पहुंची। यात्रा तो वो करती रहती, तो अब कहाँ गई? कर्नाटक के बागलकोट में। वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहां वे अपने 2 बच्चों को पढ़ा सके। उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की वहां सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। बिशप ने कहा वहां क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होने की दलील दी। बिशप ने कहा आप यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखिका गुस्सा खा गई। बिशप ने भी कहा स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं। लेखिका ने संकल्प किया वह अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोलकर रहेंगी और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाएंगी। उसने कुछ शिरफिरे लोगों की सहायता से यह काम शुरू किया। उसके साथ अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे भी स्कूल में पढ़े। इस प्रकार लेखिका ने अपनी जिद को हर जगह पूरा किया और विशेषकर लेखन के मंच पर। तो जहाँ पर वो गई थी, हमने बताया कर्नाटक में, तो वहाँ पे क्या था, एक भी अच्छे स्कूल नहीं थे, सीमेंट। तो वहाँ जो कारखाना था, कारखाना से वो चाहती थी उस कारखाने की बिल्डिंग में एक क्या बन जाए, अच्छा सा विद्यालय बन जाए, क्रिश्चियन यानी इंग्लिश मीडियम एक विद्यालय बन जाए जहाँ बच्चे पढ़ सके ठीक प्रकार से। पर जो बिशप था वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था। तो जैसे वो कुछ और लोगों के सहयोग से एक नया विद्यालय का निर्माण करती है जिसमें 3 प्रकार की भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। अब है लास्ट हेडिंग हमारी, रेणु की जिद का किस्सा। लेखिका की जिद रेणु की जिद के सामने कुछ नहीं थी। सन 1950 की बात है। एक दिन दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई। पूरा नगर पानी में लबालब भर गया। कोई वाहन बाहर ना निकला, यातायात ठप पड़ गया। स्वाभाविक था कि स्कूल भी बंद हो गए हों। किंतु रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठान ली। उसे समझाया गया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह नहीं मानी। वह कहती रही कि उसे स्कूल जाना है। आपको कैसे पता कि स्कूल बंद है? उसे तो स्कूल जाना है। आखिरकार वह बस्ता उठाकर स्कूल गई। स्कूल का चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया। घर आने पर सबने कहा हमने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु के अकेले स्कूल जाने में कितना रोमांच हुआ होगा। सचमुच अकेलेपन का मजा कुछ और ही है। तो यानी जो उनकी बहन थी ये बहुत ज़्यादा जिद्दी थी, चित्रा से भी ज़्यादा जिद्दी थी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो ये पॉइंट्स आप इनको देख लें, इस पॉइंट्स के बेस पे आप ये पूरा चैप्टर तैयार कर सकते हैं। तो अपने नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे आपको। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।